साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान द सॉल्यूशन। आई एम डॉक्टर अशोक विजय और आज मैं फिर से एसएससी जीडी 2025 के लिए संपूर्ण जीके जीएस और स्टैटिक जीके की बात करूंगा। ये वो टॉप एमसीक्यूज होंगे जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इस सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर ये 12वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले 11 सेट्स आ चुके हैं, आपने देखा होगा और उससे लाभान्वित हो रहे होंगे। कंटेंट की बात करेंगे तो सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकॉनमी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, वो सारे जो भी परीक्षाओं में आते हैं। फोक डांसेस होंगे, योजनाएं, त्यौहार, पुस्तकें एवं लेखक, इस तरह से भारत और विश्व में प्रथम जो भी टॉपिक्स आते हैं, जनगणना से राजधानी व मुद्रा से, इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और सब इसमें कवर किए जाएंगे। तो बहुत ही ध्यान से पूरी वीडियो को देखिए और ये पूरी सीरीज आपकी परीक्षा तक जारी रहेगी। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, मड़ई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? वेयर इज़ मड़ई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? मड़ई महोत्सव की बात करेंगे तो क्या ये झारखंड में मनाया जाता है या तमिलनाडु में, छत्तीसगढ़ में या असम में? देखिए, मड़ई महोत्सव की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो मड़ई महोत्सव छत्तीसगढ़ से संबंधित है। आइए देखते हैं व्याख्याएं। छत्तीसगढ़ के और अन्य महोत्सवों में जो प्रमुख हैं उसे एक है बस्तर दशहरा। ये 10 दिवसीय महोत्सव है, ये मनाया जाता है। दशहरा से 10 दिवसीय याद रखिए। कई बार उत्सवों के मनाने के दिन पूछ लेता है, ड्यूरेशन पूछता है। और गोंचा महोत्सव फेमस है। असम की बात करेंगे तो इसमें अली लेगांग एक महोत्सव है, ये वसंत उत्सव है। अब देखिए प्रश्न आता है कि किस राज्य से संबंधित उत्सव है या फेस्टिवल है, और ये और किससे संबंधित है, संबंध इसका किससे है। समय पूछ लेगा या लोगों के बारे में पूछ लेगा तो आप बताएंगे असम से संबंधित है अली लेगांग और ये वसंत उत्सव है। दूसरा है मी डैम मीफी, ये बहुत बार प्रश्न आया है और ये पूर्वजों की पूजा इस पर होती है, यानी पूर्वजों से संबंधित है, ये याद रखिएगा। माजुली बहुत फेवरेट क्वेश्चन है आयोगों का, ये बहुत बार पूछा गया है। और बिहू तो लगातार पूछा जाता है। तो ये बिहू जो है 3 बार मनाया जाता है और माजुली भी बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है असम का। तो अली लेगांग, मी डैम मीफी, माजुली और बिहू ये सारे असम के त्यौहार हैं और ये दोनों यानी अली लेगांग वसंत से और ये पूर्वजों से संबंधित है, मी डैम मीफी। नागालैंड की बात करेंगे तो यहाँ हॉर्नबिल महोत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ महत्वपूर्ण जो उत्सव हैं उन्हीं की बात करेंगे क्योंकि वो परीक्षा में पूछे जाने की उनकी संभावना होती है। सन 2000 से प्रारंभ हुआ है हॉर्नबिल और एक सेक्रेनी महोत्सव है, ये भी नागालैंड से संबंधित है। तमिलनाडु से संबंधित है चिथिरई महोत्सव, खूब आया है पेपर में। और मामल्लपुरम नृत्य जो है फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है, ये भी तमिलनाडु से ही संबंधित है। लद्दाख, इससे हेमिस महोत्सव, लोसर तो अनेक बार पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। तिब्बती नववर्ष भी है, ये प्रश्न भी आया है। तो आप देखेंगे कि आपने एक प्रश्न के एवज में इतने सारे उत्तर देखे। और जहाँ तक नृत्य की, डांसेस की बात करेंगे या फेस्टिवल्स की बात करेंगे तो ये डांसेस फेस्टिवल्स जब आप इनकी बात करते हैं तो याद रखिएगा कि ये अलग अलग क्लासेस में आपको अलग अलग डांसेस फेस्टिवल्स मिलेंगे। तो इस तरह से आपका लगातार वीडियोज़ ये देखते हैं, क्लासेस देखते जाते हैं तो आपका पूरी कंप्लीट जो है ये सारी चीज़ें होती जाएंगी, सारे फेस्टिवल्स कंप्लीट होंगे, सारे डांसेस कंप्लीट हो जाएंगे, अन्य सारे जो जीके से संबंधित क्वेश्चंस हैं कंप्लीट हो जाएंगे। तो बिल्कुल यदि आपके काम की चीज़ें हो रही हों तो इनको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल समाधान द सॉल्यूशन है इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, चोखेर बाली इसके लेखक कौन है? हु इज़ द ऑथर ऑफ चोखेर बाली? चित्र में आप देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए,
कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म एंड फिक्शन। आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म एंड फिक्शन, ये अरुंधति राय जो कि बहुत ही मशहूर लेखिका हैं, उनकी ये पुस्तक है। और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के बारे में आप जानते हैं, अरुंधति राय की है, बहुत ही चर्चित और सबसे जो है बड़े पुरस्कारों में से एक पुरस्कार जो है इस पर बुकर मिल चुका है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय की है, इसको भी याद रखिएगा। 5 पॉइंट समवन, ये पहली बात तो समझिए, ये है चेतन भगत की। तो 5 पॉइंट समवन। और आपने जो फिल्म देखी है 3 इडियट, एक बार ये प्रश्न आया था कि 3 इडियट फिल्म किस नॉवेल से जो है प्रभावित है, ली गई है, तो ये 5 पॉइंट समवन से ली गई थी। और चेतन भगत की अन्य पुस्तकें हैं द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ और हाफ गर्लफ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। दुर्गेश नंदिनी, ये बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तकें हैं या चट्टोपाध्याय। दुर्गेश नंदिनी आनंद मठ उपन्यास है, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की पुस्तक है। और याद रखिए, अंग्रेजी में प्रकाशित उपन्यास लिखने वाले पहले भारतीय थे बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ आप जानते हैं, प्रश्न इस पर आता है बहुत बार, सन्यासी विद्रोह पर यह आधारित है और यहीं से हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है। सोशल हार्मनी नरेंद्र मोदी की पुस्तक है। द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 टू 1996, ये है प्रणब मुखर्जी जो कि भूतपूर्व राष्ट्रपति हमारे देश के रहे, वित्त मंत्री रहे, कई पदों पर सुशोभित रहे थे, विद्वान व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, भक्ति आंदोलन के कौन से संत इस्लाम से प्रभावित थे? क्या नामदेव, चैतन्य, मीराबाई, रामानंद? देखिए नामदेव, ऑप्शन नंबर ए इज अगेन द राइट आंसर। नामदेव जो है वो इस्लाम से प्रभावित संत थे, वारकरी संप्रदाय के संस्थापकों में से एक थे। इन्होंने मराठी में भक्ति गीतों की रचना की और उन गीतों को अभंग कहा जाता था। इनके कुछ गीत गुरु ग्रंथ साहिब में ही स्थान पाए हैं, तो इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और इनकी रचनाएं कितनी महत्वपूर्ण थी कि इन्होंने दूसरे धर्म यानी सिख धर्म की सबसे बड़ी पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहब में इनके गीत स्थान पाए हैं। दिल्ली में सूफी संतों के वाद विवाद में भी इन्होंने प्रतिभाग किया था। इसी से आप कहेंगे, इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे कि ये इस्लाम से प्रभावित थे। वारकरी संप्रदाय के अन्य संत थे तुकाराम, एकनाथ, ज्ञानेश्वर, ये सारे महाराष्ट्र के संत हैं। इनका परिवार इनका जो है जन्म दर्जी परिवार में हुआ था नामदेव का, और ये प्रारंभ में डाकू थे। तो देखिए बहुत सारे लोगों का बाद में मत बदलता है, बाद में मन बदलता है। एक डाकू का कार्य करने वाले नामदेव कितने महान संत हुए और उन्होंने कितने लोगों के जीवन में उजाला भरा। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न है, कौन सी जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है? विच स्ट्रेट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका? देखिए ये है श्रीलंका और ये है भारत का दक्षिणी केरल और तमिलनाडु का भाग। और यहाँ आप देख रहे हैं ये स्ट्रेट जो है इसको कहते हैं पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो पाक स्ट्रेट जो है जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। मलक्का जल संधि, कुछ और जल संधियों की बात करेंगे तो मलक्का जल संधि जो है सुमात्रा और इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करती है। स्वेज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को अलग करती है और ये जो है मिस्र में है, याद रखिएगा। यूकाटन जल संधि ये मैक्सिको को क्यूबा से अलग करती है। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है कनाडा को यूएसए से अलग करता है और रियो ग्रैंडी नदी ये यूएसए को मैक्सिको से अलग करती है। तो ये जल संधियाँ, ये नदियाँ जो एक दूसरे देशों को अलग करती हैं, उनके बारे में प्रश्न आते हैं, उनको ध्यान से पढ़िए। पंचमहल कहाँ स्थित है? पांचवा प्रश्न है, वेयर इज पंचमहल सिचुएटेड? तो पंचमहल जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका निर्माता जो था आप जानते हैं, फतेहपुर सीकरी को पूरे फतेहपुर सीकरी को अकबर ने ही बसाया था, तो निर्माता इसका अकबर ही था। यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है 1986 में फतेहपुर सीकरी। अन्य इमारतें जो है बुलंद दरवाज़ा, अभी ये सारी यही हैं, गुजरात विजय के जो है उपलक्ष्य में बनवाया था, ये याद रखिएगा, ये प्रश्न आया हुआ है। तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा इसने बनाया था अकबर ने और फतेहपुर सीकरी में। तो अकबर ने बनवाया एक,
फतेहपुर सीकरी में है दुई, ये बुलंद दरवाज़ा इसका नाम है, और गुजरात विजय। और आप याद रखिएगा बुलंद दरवाज़ा सबसे बड़ा दरवाज़ा भी है। तो देखिए कि इतने में 4 प्रश्नों के उत्तर आपको मिल रहे हैं। सलीम चिश्ती की दरगाह भी यहाँ है। हुमायूं का मकबरा, इसे पूर्व का ताजमहल कहा जाता है, याद रखिएगा, और हाजी बेगम ने इसको बनवाया था। ये 4 बाग शैली में बना है और यूनेस्को की हेरिटेज साइट ये भी है, 1993 में इसको डिक्लेयर किया गया था। बीबी का मकबरा, ये ताजमहल की भद्दी नकल इसको कहा जाता है, ये उपनाम याद रखिएगा। हुमायूं का मकबरा को पूर्व का ताजमहल और बीबी का मकबरा को ताजमहल की भद्दी नकल कहा जाता है, और इसको औरंगजेब ने बनवाया था, औरंगाबाद में स्थित है। होयलेश्वर मंदिर, होयसल का मंदिर, ये 42nd यानी 42वीं यूनेस्को साइट है, और ये 2023 में अभी पिछले वर्ष जो है 2023 में इसको 42वीं विश्व धरोहर घोषित किया गया है। तो देखिए इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप बिल्कुल ध्यान से एक एक लाइन पढ़िएगा, और ये कोई भी पॉइंट परीक्षा में आ सकता है। नेक्स्ट है 6वां प्रश्न, बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न को बड़ी सतर्कता से करिएगा। ज़्यादातर बच्चे क्या है, पंडित मदन मोहन मालवीय इसको ट्रिक करेंगे, क्योंकि तुरंत बिना देखे करेंगे। याद रखिए इसमें लिखा है बनारस केंद्रीय हिंदू विद्यालय, तो जब बनारस केंद्रीय हिंदू विद्यालय जब है तो तुरंत आप ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, एनी बेसेंट को। लेकिन जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय रहेगा, तब आप पंडित मदन मोहन मालवीय को लगाएंगे। लेकिन बनारस केंद्रीय हिंदू विद्यालय है तो आप ऑप्शन नंबर बी करेंगे, श्रीमती एनी बेसेंट। इन्होंने 1898 में स्थापना की। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU का 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने स्थापना की थी। और याद रखिएगा इसी के स्थापना दिवस पर 1916 में सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी का सबसे पहला जो है वो पब्लिक लेक्चर हुआ था, सार्वजनिक भाषण उन्होंने दिया था इसी अवसर पर। काशी विद्यापीठ की स्थापना ये भी बनारस में है, बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने की थी। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ये लाहौर में लाला हंसराज द्वारा किया गया था, आर्य समाजी थे 1886 में। गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय जो कि विश्वविद्यालय है हरिद्वार में श्रद्धानंद जी के द्वारा किया गया था स्थापित, और ये 1902 में है। तो देखो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, विद्यालय हैं, संस्थाएं हैं जो कि इनके स्थापना के सन और किसने स्थापित किया ये पूछा जाता है, तो ये सब याद रखिए। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न है, संविधान से संबंधित है। निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? फेडरल फीचर जो है भारतीय संविधान का लक्षण है, लेकिन कौन नहीं है ये बताना है। स्वतंत्र न्यायपालिका तो है संघीय लक्षण में, कौन नहीं है? लिखित संविधान भी है, एकल नागरिकता। तो संघीय लक्षण की बात करें तो देखिए एकल नागरिकता, सिटीजनशिप, एकल सिटीजनशिप, ये है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये जो है संघीय लक्षण नहीं है, गैर संघीय में आएगा। तो कुछ संविधान की जो संघीय के अलावा जो गैर संघीय विशेषताएं हैं उनमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो संविधान का लचीलापन है, सशक्त केंद्र, आपातकालीन उपबंध, एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत निर्वाचन मशीनरी, एकीकृत लेखा जांच मशीनरी और एकल नागरिकता। ये चीज़ें जो है उस गैर संघीय विशेषताएं संविधान की हैं। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है, केरल तट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए केरल तट आप देखेंगे ये दक्षिण भाग है, इधर तमिलनाडु है, इधर केरल है भारत के। तो कोंकण तट, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार और मालाबार तट। देखिए केरल तट की बात करें, इस तट को मालाबार तट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। और देखें मालाबार तट जो है उत्तर में गोवा से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला है, आपने देख लिया। लंबे तथा सकरे लैगून या यहाँ कयाल पाए जाते हैं। लैगून आप जानते हैं क्या है? जैसे समुद्र है तो समुद्र का पानी जब बाहर इधर आ जाता है तो ये कुछ झील टाइप के बन जाते हैं इस तरह से, और ये बीच में एक पट्टी मिट्टी की बालू की यहाँ आ जाएगी, तो इस समुद्र से थोड़ा अलग रहेंगे और ये अलग से एक झील टाइप के बन जाएंगे, जिसे लैगून कहा जाता है।
रबर, सिनकोना, काफ़ी, गरम मसाले, नारियल आदि के बागान यहाँ पाए जाते हैं। मोनाजाइट एवं थोरियम जैसे खनिज की उपलब्धता यहाँ ज़्यादा होती है। मालाबार तट की बात कर रहे हैं। कोरोमंडल तट की बात करें तो कुमारी अंतरीप यानी जिसको केप कोमोरिन कहा जाता है, इससे पुलिकट झील वह कृष्णा डेल्टा तक 675 किलोमीटर लंबाई और 100 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है कोरोमंडल तट। ये दोनों याद रखेंगे। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है, 34वें ओलंपिक का आयोजन कहाँ होगा? वेयर विल द 34th ओलंपिक बी हेल्ड? तो 34वें ओलंपिक का जो आयोजन होगा वो कहाँ होगा, ये प्रश्न है। तो ये लॉस एंजल्स में होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। देखिए अभी जो ओलंपिक्स हुए उन पर नज़र डालते हैं। ओलंपिक जो है 32वां की बात करें तो टोक्यो में हुआ था और इसमें भारत जो है 48th रैंक पे था, 48वें रैंक पे था। यहाँ 7 मेडल्स भारत ने जीते थे। 2020 में हुआ था, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रांज। 33वां जो अभी लेटेस्ट हाल में हुआ वो पेरिस में हुआ 2024 में। गोल्ड एक इस बार नहीं मिला है, 1 सिल्वर और 5 ब्रांज मिले, कुल 6 मेडल्स मिले और रैंक रही भारत की 71st। ये याद रखिएगा, 6 मेडल मिले और 71वीं रैंक रही भारत की। गोल्ड एक भी नहीं मिला है, 1 सिल्वर और 5 ब्रांज मिले हैं। 34th यानी जो अब होना है लॉस एंजल्स में 2028 में होना है। और यदि प्रथम ओलंपिक की बात करेंगे तो एथेंस में हुआ था, ग्रीस में है, 1896 में। कॉमनवेल्थ गेम्स, इधर गेम्स की बात करेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करेंगे तो 22वां जो है बर्मिंघम में हुआ 2022 में। 23वां ऑस्ट्रेलिया में 2026 में होना है। ये जो होना है इसको भी याद रखिए, ये प्रश्न आते हैं। और पहला जो है कॉमनवेल्थ गेम हैमिल्टन कनाडा में 1930 में हुआ था। या प्रश्न पूछे कि कब प्रारंभ हुआ तो यही बताएंगे कि कॉमनवेल्थ गेम का प्रारंभ 1930 में और ओलंपिक का 1896 में। फीफा वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं तो ये 22वां कतर 2022 में हुआ, 23वां यूएसए के मैक्सिको और कनाडा तीनों मिलके करेंगे 2026 में ये भी होगा। तो आप याद रखिए कि कॉमनवेल्थ गेम और फीफा वर्ल्ड कप 2026 में दोनों होने हैं। 19वां एशियन गेम्स ये 2022 में होंगझाओ चीन में और 20वां जापान में होना है। राइट, तो इतने महत्वपूर्ण चीज़ें, इनको 2-3 बार आप जरूर देख लीजिएगा, इनमें से प्रश्न रहेंगे परीक्षा में। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड? देखिए आल्पस ये यूरोप में है, आल्पस पर्वत, और ये वलित पर्वत का उदाहरण है, ये सही है। वासजेस ये कहाँ है? फ्रांस में है। और भ्रंशोस ये भी सही है, भ्रंश पर्वत है। सी जो है विंध्य पर्वत, ये भारत है, विंध्याचल पहाड़ी जो है। अवशिष्ट पर्वत बिल्कुल सही है। फ्यूजियामा देखिए सही नहीं है, ये वलित पर्वत नहीं है, फोल्डेड नहीं है। फ्यूजियामा एक ज्वालामुखी पर, ये फ्यूजियामा जो है ये ज्वालामुखी पर्वत है, यहाँ से आग उगलता है। तो जापान में ये सही है, जापान में है, लेकिन वलित नहीं बल्कि एक ज्वालामुखी पर्वत है। और कुछ पर्वत देखिए जो विश्व के हैं। ड्रैकेंसबर्ग पर्वत ये दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा पर्वत है। किलिमंजारो बहुत इंपॉर्टेंट है, तंजानिया में है और यह अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। तो दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा ड्रैकेंसबर्ग है और पूरे अफ्रीका का बताएं तो पूछे तो किलिमंजारो है, ये तंजानिया में है। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला जो पर्वत है वो पेरिनीज है, फ्रांस और स्पेन के बीच। आल्पस यही पर्वत जो है फ्रांस और स्पेन इसी के बीच में ये पर्वत है, ये सीमा बनाता है। आल्पस, माउंट टिटलिस और जूरा ये स्विट्जरलैंड में है। AP9 इटली में है। एकांक गुआ अर्जेंटीना। मैकेंजी ये कनाडा, और ये भी बहुत प्रश्न आता है मैकेंजी। और रॉकीज ये जो है पर्वतमाला ये कहाँ है? USA में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये सारे क्वेश्चंस जो पॉइंट्स हैं ये प्रश्न आए हुए हैं और इनको बहुत ध्यान से देख लीजिए। 11वां प्रश्न है,
क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है? विच आर द फॉलोइंग सब्सटेंस इज बायोडिग्रेडेबल? बायोडिग्रेडेबल माने अपने जो है प्राकृतिक रूप से वो डिग्रेड हो जाता है, उसका क्षरण हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। ऊन, कांच की बोतल, प्लास्टिक के कप, एल्यूमिनियम। देखिए ये सारे नहीं बायोडिग्रेडेबल हैं, एल्यूमिनियम भी नहीं है, प्लास्टिक के ये सब नहीं मिलते। लेकिन ऊलन, ऊन क्या है आप जानते हैं, मिट्टी में डाल दीजिए और धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाएगा। सो ये जैव निम्नीकरण है, बायोडिग्रेडेबल है। ऊन इज द राइट आंसर। जैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होते हैं? प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा पृथ्वी में घुल मिल जाते हैं। अन्य उदाहरण देखें तो मानव और पशु के अवशिष्ट हैं, पादप उत्पाद हैं, लकड़ी, कागज, खाद्य सामग्री, मृत जीवों के अवशेष, ये सारे बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी अपने से ही बिना प्रयास के पृथ्वी, जमीन में, भूमि में, मिट्टी में मिल जाते हैं और इससे पर्यावरण को कोई क्षति नहीं होती। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न, जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है, यानी चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जाता है, तो पृथ्वी पर उसका क्या होता है? व्हेन ए बॉडी इज ट्रांसफर फ्रॉम द मून टू अर्थ, इट्स इफेक्ट ऑन द अर्थ इज व्हाट? भार घट जाता है और मात्रा बढ़ जाती है। देखिए मात्रा कभी नहीं बढ़ती, ये याद रखिएगा, मात्रा कभी नहीं बढ़ती। भार बढ़ जाता है और मात्रा घट जाती है। मात्रा न बढ़ेगी न घटेगी, तो मात्रा में परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए ये भी गलत है। भार तथा मात्रा अपरिवर्तित रहते हैं। देखिए भार मात्रा तो परिवर्तित रहती है लेकिन भार अपरिवर्तित नहीं रह सकता, इसलिए ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही है, भार बढ़ जाता है और मात्रा अपरिवर्तित रहती है, ये बिल्कुल सही है। याद रखिए मात्रा जो है, अमाउंट जो है वो अपरिवर्तित रहती है, वो कभी नहीं बढ़ती, लेकिन भार जो है घटता बढ़ता है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण जो है, जी जो है वो घटता बढ़ता है। और आप जानते हैं W=mg होता है, m कांस्टेंट रहेगा लेकिन जी जो है बढ़ेगा घटेगा, और ये जी W को भी घटाएगा या बढ़ाएगा। तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण का मान जो ये बराबर क्या हो, किसके होता है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के त्वरण के मान के 1/6। तो चंद्रमा पर जितना है, यानी चंद्रमा पर जो भार है उसका 6 गुना हो पृथ्वी पर उसका भार होगा, यानी 1/6 चंद्रमा पर होगा। अतः चंद्रमा से पृथ्वी पर आने पर उसका भार बढ़ जाएगा, परंतु मात्रा अपरिवर्तित रहेगी, मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। अंतरिक्ष में G=0 है। अब अंतरिक्ष में क्या भार घटेगा या बढ़ेगा? तो अंतरिक्ष में भार 0 हो जाएगा, यानी भारहीनता का अनुभव होगा। इसीलिए कोई भी व्यक्ति कोई भी टुकड़ा पत्थर का डाल दीजिए, कोई व्यक्ति को आप रॉकेट से छोड़ दीजिए तो वैसे घूमता रहेगा, नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि वहाँ जी जो है 0 है, गुरुत्वीय त्वरण नहीं है, गुरुत्वाकर्षण नहीं है, इसलिए भार वहाँ 0 होगा और भारहीनता का अनुभव होगा अंतरिक्ष में। नेक्स्ट, और चंद्रमा पर पृथ्वी का 1/6 है। 13वां प्रश्न है, स्वर्णकारों द्वारा यानी सोनारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया क्या मिलाकर बनाया जाता है? व्हाट इज़ द मिक्सचर ऑफ एक्वारेजिया यूज्ड बाय गोल्डस्मिथ्स? तो देखिए एक्वारेजिया जो है, ये जो सोनार लोग जो सोना वगैरह गलाते हैं, गला के पिघला के बनाते हैं, तो ये किस एसिड से मिलाकर बनता है एक्वारेजिया, ये पूछा गया है। तो क्या ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड है, या ये नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक? देखिए नाइट्रिक तो इसमें होता है, तो ये दोनों तो नहीं है। नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक HCl और HNO3 होता है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो बी सही है, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक्वारेजिया जो होता है HCl + HNO3 होता है, और आप जानते हैं इसे अम्लराज कहा जाता है, ये इस मिक्सचर को। अनुपात इसका 1:3 होता है HCl और HNO3 का। अम्लराज का उपयोग धातुओं को गलाने में किया जाता है, विशेष रूप से सोना और प्लेटिनम में। देखिए ये इस तरह से आपने देखा होगा, सोनार अपने यहाँ आग जला के इस धातु का उपयोग करके इसको जोड़ता है। नेक्स्ट है 14वां प्रश्न, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? व्हाट इज़ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑफ ऑन अर्थ? तो ये है, आपने देखा होगा, ये काई की तरह जो होता है, काई ही है बल्कि, यही ये जीव है,
इसको कहते हैं नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एलगी। सो ऑप्शन नंबर ए सही है। और यह पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है, सबसे पहले इसी की उत्पत्ति हुई थी। इनका शरीर एक कोशिकीय होता है। नील हरित शैवाल द्वारा सर्वप्रथम ऑक्सीजन का उत्पादन किया गया था। इसके पश्चात अन्य जीवों का प्रादुर्भाव हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन जब मिलने लगी तो जीव पैदा होना शुरू हुए। डायनासोर की बात करेंगे तो मेसोजोइक युग का है और ये जुरासिक कल्प में है। मेसोजोइक युग एक महाकल्प है, बहुत बड़ा युग है, और इसको 3 भागों में बांटते हैं। ट्रायसिक, जुरासिक था, क्रिटेशियस कल्प, और इसी जुरासिक दूसरा जो कल्प है इसी से डायनासोर थे। इसलिए इसमें जो है यहाँ इसको इस पॉइंट को यहाँ सम्मिलित किया गया है कि आप इसको जानते रहिए। नेक्स्ट है 15वां प्रश्न। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है? ये जो सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं इसमें बिजली कहाँ से मिलती है, ऊर्जा कहाँ से मिलती है? क्या थर्मोपाइल से या सौर सेलें, डायनमो से या लघु नाभिकीय रिएक्टर से? देखिए इसमें सोलर सेल्स होते हैं जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उससे सेल जो है वो चार्ज रहते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी सही है, सौर सेल्स से ये चलता है। सौर सेल ऐसी युक्तियाँ हैं जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती हैं, यानी सूर्य से ऊष्मा मिलकर सीधे बिजली बनाती हैं। नेक्स्ट 16वां प्रश्न है, निम्न में से भारत में सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? विच आर द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया? देखिए ओल्डेस्ट इंडस्ट्री ये है कॉटन इंडस्ट्री। ऑप्शन नंबर डी सही है। सूती वस्त्र उद्योग हमारा सबसे बड़ा उद्योग है, सबसे पुराना उद्योग है। सिंधु सभ्यता में भी भारत में सूती वस्त्रों का निर्यात होता था, इससे आप अंदाजा लगा सकते थे, एक्सपोर्ट होता था। मध्यकाल में भी यह विकसित था। सूती वस्त्र का पहला कारखाना 1818 में पश्चिम बंगाल में बना, और आधुनिक काल की बात करें तो पहली जो मिल स्थापित हुई 1854 में मुंबई में हुई थी। नेक्स्ट 17वां प्रश्न है, प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? देखिए एग्रीकल्चर साइंस सेंटर जो पहला था वो चंडीगढ़, नागपुर, हैदराबाद, पांडिचेरी। डी सही है अगेन। पांडिचेरी में पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया था। अब तो हर शहर में ये स्थापित है केंद्र। स्थापना 1974 में हुई। यह केंद्र एक स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े होते हैं, जो पास का कृषि विश्वविद्यालय है उसी से जुड़ा होगा, क्योंकि इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्य भी होते हैं। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स है, ये हैदराबाद में है, तेलंगाना में। राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र ये कुफरी शिमला में है, हिमाचल प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय लीमा, जो कि पेरू की राजधानी है, वहाँ है। तो राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र ये कुफरी शिमला में है, और अंतर्राष्ट्रीय आलू का मुख्यालय लीमा में है, जो कि पेरू की राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशियाई केंद्र है, ये वाराणसी यूपी में है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट 18वां प्रश्न है, प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, क्या होनी चाहिए? तो देखिए टोटल फर्टिलिटी रेट जो है जनसंख्या की वो 1 या 1.6 या 2.1 या 2.3 होनी चाहिए। देखिए TFR जो है वो 2.1 होनी चाहिए, लगभग 2 के बराबर होनी चाहिए। प्रतिस्थापन प्रजनन दर जो है 2.1 होनी चाहिए। ये TFR क्या है? कुल प्रजनन दर या टोटल फर्टिलिटी रेट। ये किसी महिला के प्रजनन वर्षों में पैदा होने वाले बच्चों की औसत संख्या होती है। यानी एक महिला अपने मान लीजिए 18 से 44 वर्ष के जीवन काल में कितने बच्चे उनसे हो सकते हैं, उसका एक एवरेज जो है निकाला जाता है, तो उसे टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। तो ये 2.1 होता है। इसका मतलब ये होता है कि लगभग 2 बच्चे, यानी एक पति पत्नी 2 लोग हैं, तो यदि उनके 2 संतान होते हैं तो जनसंख्या लगभग स्थिर रहेगी। यानी 2 पहले से थे और 2 अभी भी हैं, 2 बच्चे हो गए तो एक बेटे एक बेटी, या 2 बेटियां या 2 बेटे ही, तो किसी भी स्थिति में यदि 2 संख्या है तो वो अपने को ही प्रतिस्थापित करते जाएंगे, जनसंख्या न बढ़ेगी न घटेगी। तो ये प्रतिस्थापन प्रजनन TFR होगी। भारत की प्रजनन दर में लगातार गिरावट आ रही है TFR में, और ये 1.9 2023 में लगभग है। विश्व में बात करें सबसे ऊंची प्रजनन दर TFR जो है वो नाइजर की है, 7.1 है। यानी एक दंपति पति पत्नी से कुल लगभग 7 बच्चे पैदा
हो रहे हैं। और सबसे कम की बात करें तो ये सिंगापुर और जापान में है, 1.3 के करीब है, यानी 1 के आसपास है, 1 और 2 के बीच लगभग। तो ये इम्पोर्टेंट आंकड़े हैं। सिद्धि धमाल नृत्य किस राज्य से जुड़ा है? ये डांसेस, फोक डांसेस बहुत आते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। सिद्धि धमाल तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो है सिद्धि धमाल गुजरात से जुड़ा है, ऑप्शन नंबर सी सही है। कुछ और देखें, हल-इसाका और टिप्पाणी डांडिया गरबा। तो डांडिया गरबा से आप समझ गए होंगे ये गुजरात के ही हैं सारे, तो गुजरात की ये अन्य फोक डांसेस हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो गंभीरा, ये लकड़ी के मुखौटा का प्रयोग इसमें किया जाता है। ये चीज़ जरूर याद रखिए, ये प्रश्न आते हैं कि लकड़ी के मुखौटा का प्रयोग किस डांस में किया जाता है, तो आप बताएंगे गंभीरा, और ये कहाँ से संबंधित है, तो पश्चिम बंगाल से। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो डांगी, नाटी, झाली और छरही, ये इंपॉर्टेंट फोक डांसेस हैं। और बिहार में जाट जाटिन तो बहुत बार आया है, और कोई परीक्षा न होगी जिसमें ना आया हो। विदेशिया भी बहुत आता है, और झिझिया इंपॉर्टेंट है, तो ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। और ये भी वही है, जब आप अलग अलग क्लासेस देखेंगे तो आपको अलग अलग डांसेस और कहाँ किसके द्वारा, किस जनजाति के द्वारा की जाती हैं, क्या इसमें है, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ते जाएंगे तो आपका पूरा डांस का फॉर्म जो है, फेस्टिवल्स जो हैं, ये सारे तैयार होते जाएंगे। 20वां प्रश्न है, इसके बाद 5 प्रश्न और होंगे। भारत, मालदीव, श्रीलंका के 16वें त्रिपक्षीय अभ्यास का नाम क्या है? भारत, मालदीव और श्रीलंका, याद रखिए। इसे जो है कौन सा नाम दिया गया है? ये कहाँ चला गया? 16वां त्रिपक्षीय अभ्यास जो है भारत, मालदीव, श्रीलंका के बीच जो हो रहा है, तो ये है दोस्ती 16। देखिए ये 16 जो होता है इसका मतलब 16वां है, तो ये 16 बार ये तीनों सेनाओं के द्वारा अभ्यास किया जा चुका है, इसलिए इसका नाम है दोस्ती 16। पर्यवेक्षक इसका बांग्लादेश है, यानी इसमें जैसे 2-3 या द्विपक्षीय भी होता है, तो उसमें एक पर्यवेक्षक देश होता है जो ये पर्यवेक्षण करता है कि इसका उपयोग किसी को मारने के लिए या निशाना साधने के लिए तो नहीं किया जा रहा है, केवल अभ्यास के लिए किया जा रहा है। वायु शक्ति 2024 अभ्यास, ये भारतीय वायुसेना का है, पोखरण रेंज गुजरात में संपन्न हुआ। सदा तनसीक, ये भारत और सऊदी अरब के बीच युद्धाभ्यास का नाम है, और ये राजस्थान में जो होता है, रेगिस्तान में। शांति प्रयास 4, ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, बहुत सारे देश होते हैं, और ये काठमांडू में जो है ऑर्गेनाइज किया गया है। तो ये आप देखिए कि कई देशों के साथ जो अभ्यास होते हैं, सैन्य अभ्यास, कई बार एयरफोर्स द्वारा, कई बार नेवल होते हैं, कई बार आर्मी के द्वारा होते हैं, तो इनके कुछ नाम होते हैं और वो परीक्षा में आते हैं, तो याद रखिए। 21वां प्रश्न है, 21, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है, तो द हाईएस्ट एल्टीट्यूड एयरपोर्ट ऑफ इंडिया क्या है? लेह होगा, इसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता, सबसे ऊंचा लेह ही है। ये लेह का हवाई अड्डा भारत का क्या, दुनिया का सबसे ऊंचा है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की शपथ की बात करता है? किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद की शपथ है? देखिए लाइन से पूरा राष्ट्रपति के निर्वाचन से लेके चीज़ें हैं, लेकिन शपथ जो है आर्टिकल 16 में है, तो 60 है, 60 अनुच्छेद 60 में जो है वो शपथ की बात होगी। अब देखिए राष्ट्रपति पद की शपथ की बात होगी आर्टिकल 60 में, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। उपराष्ट्रपति की शपथ की बात करें तो आर्टिकल 69 में ये राष्ट्रपति द्वारा इनकी शपथ होगी। राज्यपाल की शपथ, देखिए अभी ये सारे शपथ की बात आ रही है, आर्टिकल 159 में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलवाएंगे। तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आर्टिकल 159 के तहत राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे, और आर्टिकल 60 के तहत राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। निर्वाचित है, निर्वाचित राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 54 में दिया गया है कि कौन निर्वाचन करेगा राष्ट्रपति का। निर्वाचन पद्धति जो है एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होती है, ये अनुच्छेद 55 में दिया गया है। देखिए यहाँ से सारा राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। एकल संक्रमणीय क्या होता है देख लीजिए, एक जैसे आप एक किसी व्यक्ति को एक वोट देते हैं, वो
वो जो है एकल संक्रमणीय नहीं हुई। ये तो सिस्टम सिंपल सिस्टम वोटिंग हुई। एकल संक्रमणीय का मतलब है कि आप उसको रैंक देते हैं 1 2 3, और जब आप रैंक देंगे तो कई लोगों को, जैसे 4 लोग लड़ रहे हैं चुनाव, तो चारों लोगों को, किसी को नंबर 1 रैंक दिए, किसी को 2 3 4, इस तरह से रैंक देते हैं। तो पहली जिसको रैंक देंगे वो विजेता घोषित हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा फर्स्ट रैंक पाएगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है आर्टिकल 56 के तहत है। राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 में है। तो आप देख रहे हैं कि लगातार राष्ट्रपति के निर्वाचन, उसके महाभियोग, कार्यकाल, उसके शपथ के बारे में आर्टिकल्स एक ही जगह आपको मिल जा रहे हैं, ध्यान से देख लीजिए। निर्वाचन में विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है, ये आर्टिकल 71 में निहित है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति 72 में है, और संसद सत्र आहूत करने या सत्रावसान करने की राष्ट्रपति की शक्ति है आर्टिकल 85 में। और याद रखिए कि ये प्रश्न ये भी आता है कि कौन सत्र आहूत या सत्रावसान कर सकता है, तो आप बताएंगे राष्ट्रपति, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन आहूत या अवसान नहीं कर सकते। नेक्स्ट 23वां प्रश्न है, इसके बाद 2 और क्वेश्चन बचेंगे। संगम साहित्य में किस वंश का उल्लेख नहीं मिलता? यानी संगम साहित्य में किन 3 वंशों का उल्लेख मिलता है? एक है चोल, एक चेर, और एक है चोल चेर पांड्य, ये मिलते हैं। तो पल्लव, ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि पल्लव संगम वंश के नहीं है। ये साहित्यकार महर्षि वाल्मीकि का चित्र है, और उसमें तो पल्लव वंश जो है इसमें नहीं था। संगम साहित्य की बात करें तो दक्षिण भारत का प्रथम क्रमबद्ध ऐतिहासिक विवरण यहीं से मिलता है, संगम साहित्य से। संगम जो है क्या था? ये तमिल कवियों और विद्वानों की परिषद या गोष्ठी थी। प्राचीन काल में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित हुए, और संगम साहित्य की उत्पत्ति वहीं से, संगम के जो संगम आयोजन हुआ उसी से हुई, संगम साहित्य बना। इनमें चोल, चेर और पांड्य राजवंश हैं, इस तरह पल्लव नहीं। 24वां प्रश्न, इसके बाद एक और बचेगा। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? वेयर डज नर्मदा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम? तो नर्मदा नदी महाबलेश्वर, अमरकंटक से, ऑप्शन नंबर सी सही है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। तो अमरकंटक की पहाड़ियाँ ये एमपी में हैं और छत्तीसगढ़ में फैली हुई हैं। सोन नदी का भी यहीं से उद्गम होता है। कृष्णा नदी की बात करें तो महाबलेश्वर की पहाड़ी महाराष्ट्र से निकलती है। सहायक नदी इसकी तुंगभद्रा है। कावेरी नदी ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है, और इसकी सहायक नदियां हैं हेमवती, भवानी, काबिनी, कृष्णाराज, सागर बांध। काबिनी है, कृष्णाराज सागर बांध जो है ये यहाँ पर है, और इसके निर्माता जो है एम विश्वेश्वरैया थे। ये भी प्रश्न आता है तो इनका भी नाम याद रखिए, एम विश्वेश्वरैया एक इंजीनियर थे। गोदावरी नदी ये त्रैंबक पहाड़ी से नासिक महाराष्ट्र में यहाँ से निकलती है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और सहायक नदियों की बात करेंगे तो पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, मंजरा और प्राणहिता ये गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। आप याद रखिए गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत पुरानी, बहुत प्राचीन नदी है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र, ये देखिए ब्रह्मपुत्र को याद रखिए, तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं तिब्बत में, ये प्रश्न आता है। बांग्लादेश में क्या कहते हैं? जमुना। सहायक नदियाँ इसकी जो है, तो सहायक नदियों की बात करेंगे सुमनसिरी, धनसिरी, कमेंग और लोहित, ये प्रमुख ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। तो आप याद रखिए, तो ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, ये कभी न कभी परीक्षा में आए हुए हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हैं। इन सबको एक बार 2 बार जरूर देख लीजिए। अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु जनित नहीं है? ये जो है बैक्टीरिया से जो नहीं होता, तो कौन सा नहीं होता? कुष्ठ रोग तो बैक्टीरिया से होता है, प्लेग भी होता है, टाइफाइड भी होता है। मंकी पॉक्स ये नहीं होता, ये विषाणु यानी वायरस से होता है, तो मंकी पॉक्स सही है। मंकी पॉक्स यानी एम पॉक्स क्या है? WHO ने इसको ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया हुआ है। पहला रोगी इसका कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में मिला था। जीवाणु से होने वाले रोगों की बात करेंगे, यानी बैक्टीरिया से जो रोग होते हैं, टीबी, टिटनेस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, काली खांसी, निमोनिया, हैजा, प्लेग और डिप्थीरिया, ये हैं। जीवाणु और जीवित कोशिका, इनकी खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था, ये याद रखिएगा, इन दोनों की, जीवाणु भी और जीवित कोशिका भी।
प्लेग को जो है काली खांसी, कुष्ठ रोग को हैंसन रोग, टिटनेस को धनुष टंकार रोग कहा जाता है, और टाइफाइड जो है इसको जानने के लिए वाइडल टेस्ट यानी विडाल टेस्ट किया जाता है। विडाल टेस्ट से आपको पता चलेगा कि टाइफाइड है कि नहीं। तो आपने देखा कि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न 25 प्रश्न, लेकिन आप याद रखिए, आप ये 25 प्रश्न नहीं बल्कि व्याख्याओं से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि 150 प्लस 150 से 200 प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ मिले हैं। तो आप याद रखिए, गागर में सागर का प्रयास किया जा रहा है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रश्न के उत्तर मिलें और आप अपने जो उच्चतम स्कोर है उसको प्राप्त करने में सफल हों। तो बिल्कुल लगे रहिए, परीक्षा की तैयारी करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। कल से नया वर्ष 2025 लग रहा है और इस 25 में आप निश्चित सफलता पाइए। हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यह वर्ष बीत गया, इनकी जो खट्टी मीठी कड़वी यादें हैं उनको बहुत बिल्कुल भूल जाइए और आगे बढ़िए, क्योंकि लगातार आगे बढ़ते जाना यही प्रकृति का नियम है, प्रकृति हमें यही सिखाती है। तो बिल्कुल 2025 आपके लिए बहुत ही मंगलकारी हो, बहुत ही शुभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।